जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी स्टेज पर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसका कि हिस्ट्री, जिसका एक पार्ट है हिस्ट्री, इतिहास जिसको कहते हैं, उसका आज धमाकेदार महाकुंभ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वो भी पहला चैप्टर का हम लाए हैं। सिर्फ पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे इस वीडियो में, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे जानते हैं? सबसे पहले आप सभी अपने साथीगण को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोगों को जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम बचा है। तो जल्दी शेयर कीजिए। और जो है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, देखिएगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। कहता है, समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या है लाइन, बहुत बढ़िया लाइन है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय और जिंदगी, ये दोनों जो है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, ठीक ना। जिंदगी जो है कि जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाता है। जिंदगी हमें समय का अच्छा उपयोग कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, वही सिखाता है। और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। समय हमको जिंदगी का कीमत जो होता है वही सिखाता है। तो आप लोग जो है कि दो चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे अपने दोस्तों को। और सबसे पहले इस वीडियो को जो है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में इसका आंसर तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना, कोई बात नहीं है। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है, देखिएगा क्या कहा है। पहला नंबर हमारा प्रश्न है इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो ऐसे मेरी भाषा में समझिए आप, राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने देश के प्रति प्यार ही राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन इतना तो परिभाषा से कम 10वां में नहीं चलेगा। ये तो बच्चा का परिभाषा हुआ, ठीक ना। आप थोड़ा सा सीनियर हो गए तो सीनियर जैसा परिभाषा भी होना चाहिए। यस, चलिए देखते हैं परिभाषा। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोर में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले यूरोप में। कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में, ठीक ना। यूरोप में हुआ था 19वीं शताब्दी में। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, ठीक ना। आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 नंबर प्रश्न भी आ गया स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 2 नंबर भी। 2 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है, मेजिनी कौन था? मेजिनी जो है कि कौन था, यही इसका जवाब देना है। देखिएगा क्या है, मेजिनी जो है कि कौन था। मेजिनी का जन्म जो है कि 1805 ईस्वी में हुआ था। मेजिनी का जन्म कब हुआ था? पूछा हुआ ये प्रश्न है, मेजिनी का जन्म कब हुआ था? तो आपको जवाब देना है क्या, 1805 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर? जेनेवा में हुआ था। मेजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। बहुत बढ़िया से याद रखना है आपको, क्योंकि कब पूछेगा कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक ना। कब पूछ देगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसका जन्म और कहाँ हुआ, ये दोनों हर हाल में आपको याद कर लेना है। इससे इटली के एकीकरण, मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ ना, उसका मसीहा
उसका मसीहा कहा जाता है। ठीक ना। यह इटली के महान नेता, मतलब ये इटली का जो है कि बहुत बढ़िया बड़ा नेता था, साहित्यकार, क्रांतिकारी और योगी सेनापति था। ये क्या था? योगी सेनापति था। इन्होंने 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नामक एक संगठन की स्थापना किया। पूछ सकता है, पूछा हुआ है ये प्रश्न भी। मेजिनी ने कार्बोनरी नामक जो एक संगठन है उसकी स्थापना कब की? तो इसका जवाब क्या देना है जानते हैं आप लोग? इसका जवाब देना है 1810 ईस्वी। कब? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नामक एक संगठन की स्थापना किया। मेजिनी ने कार्बोनरी नामक एक संगठन की स्थापना कब की? 1810 ईस्वी में। और इसको घुमा के भी पूछ सकता है, मेजिनी ने कौन सी संस्था का गठन किया? तो आपको जवाब देना है कार्बोनरी नामक संस्था। कब? 1810। ठीक, आपको अच्छी तरीका से याद कर लेना है। ठीक ना। संगठन की स्थापना किया तथा इतना ही नहीं, और आगे भी क्या है इसने? ठीक ना, और आगे भी क्या है? 1830 में कब जो है कि 1830 ईस्वी में जो है कि इसने नागरिक आंदोलन भी चलाया है। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान में रखना है। मेजिनी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? नागरिक आंदोलन। आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसे पूछा जाता है कि मेजिनी साहब जो है इसने नागरिक आंदोलन कब चलाया था? तो आपको जवाब देना है 1830 ईस्वी में। ठीक ना। क्या जवाब देना है? 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया, जिनका समर्थन तमाम जनता, मतलब उनका जो जनता लोग है ना, वो भी इसका सपोर्टर बन गया। वो भी कहने लगा कि अरे भाई ये तो बढ़िया काम कर रहा है, तो सब इसका सपोर्ट किया। उसके बाद 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किया। पूछेगा आपका प्रश्न, मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना कब की? तो आपको जवाब देना है 1831 ईस्वी में। ठीक है ना, 1831। और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया। कब? 1834 ईस्वी में किसकी स्थापना किया? यंग यूरोप, ठीक ना, की स्थापना किया। आगे 3 नंबर अब प्रश्न को देखते हैं। कितना नंबर? 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर जो हमारा प्रश्न है ना, क्या कहता है? मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? आपको मालूम है मेटरनिक युग क्या है? तो इसका जवाब सुनिए क्या है। 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। मतलब 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय जो है ना, समय को ही मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक जो है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था ऑस्ट्रिया का चांसलर? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। मतलब अच्छा राजा नहीं था, वो प्रतिक्रियावादी राजा था, खराब राजा था, घूसखोर भ्रष्टाचारी राजा था। इनका कथन था कि किसी भी देश में शासन तो करो, हम रहेंगे इस शासन में, इस देश का हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे। इनका जो है कि कथन था कि किसी भी देश में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। यही इनका कथन। यहाँ से भी पूछ देता है प्रश्न आपका कि किसी भी देश में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई ना करो। यह किसका कथन है? तो आपको इसका जवाब क्या देना है? मेटरनिक का कथन है। किसका? मेटरनिक का। ठीक ना। और पूछेगा मेटरनिक कैसा राजा था? तो आपको जवाब देना है प्रतिक्रियावादी राजा था। ठीक ना। इससे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव भी हम बना दिए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न भी आ चुका है स्क्रीन पर। 4 नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है जानते हैं क्या कहता है? 4 नंबर जो प्रश्न है ना, कहता है हमारा कि जर्मनी का बोलता है रे भाई, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी जो है एक क्यों नहीं हो पाता था, उसका क्या क्या रीजन था? आप इस प्रश्न के माध्यम से हमको बताइए। तो हम क्या जवाब दिए हैं जानते हैं? जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। मतलब जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था।
आप लोग ऐसे बताइए, जब मान लीजिए कि दो टुकड़ा है, एगो ई टुकड़ा और एगो ई टुकड़ा, ई देश है, ये मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ये मान लीजिए मेरा घर है, और ये एगो पड़ोसी का घर है। किसका? पड़ोसी का। आपको हम एगो उदाहरण देके समझाते हैं। ये पड़ोसी का घर है, ठीक ना। तो हम दोनों में जब झगड़ा होगा, तो झगड़ा जब होगा तो क्या करेंगे, इसको हम को समाज का आदमी एक करने का प्रयास करेगा, इस दोनों को सोचेगा वो मिला देते हैं, ठीक ना, मिला देती है दोनों को। तो मिलाने में क्या होगा, इसको भी हम समझाएंगे, इसको भी हमको भी समझाएगा समाज के लोग, इसको भी, और दोनों क्या जाएगा, मिल जाएगा, क्या जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। मतलब दो गो आदमी को जोड़ने में जो है ना बहुत समस्या होता है। यहाँ पर 300 छोटे बड़े छोटा छोटा टुकड़ा राज्य बटा हुआ था, तो उसको जोड़ने में, इसका एकीकरण करने में कितना दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी अलग अलग सोच थी। मतलब इस सब 300 जो छोटका बड़का राज्य था ना, उस सब का जो प्रमुख हेड जो है, नेता सब जो होता है, उसका अलग अलग सोच था। और धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे, धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे, ठीक ना। इस तरह जर्मनी के एकीकरण की क्या थी, अनेक बात, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम 5 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो है कि बहुत बढ़िया प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न जो है ना, 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न, ये दोनों जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये दोनों प्रश्न आपका जो 2026 में एग्जाम होगा ना, ये 1848 ईस्वी की क्रांति और 1830 ईस्वी की क्रांति, ये दोनों में से एगो कन्फर्म आप लिख के रख लीजिए कि आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। तो हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर जो प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, या फिर ऐसे पूछ सकता है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे, इसका वर्णन करे, या कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। आपको यही उत्तर देना है। क्या देना है? यही उत्तर देना है। फ्रांस में 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। और एगो मेटरनिक कह के गया था, उसका और एगो कथन है, मेटरनिक का और एगो कथन है, जानते हैं क्या? इसका और एगो कथन है कि फ्रांस जब सीखता है ना तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, सर्दी जुकाम झड़ लेता है, ठीक ना। इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी निरंकुशवादी राजा था। ये जो क्रांति हुआ था, इसमें एगो स्वेच्छाचारी, मतलब कि बहुत खराब कहा जाए, बहुत खराब टाइप का एगो राजा इसमें है, चार्ल्स दसम, वही इस क्रांति का हेड था, राजा था। वो निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का कार्य किया। मतलब ये जो चार्ल्स दसम है ना, चार्ल्स दसम पूछेगा 1830 ईस्वी की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो चार्ल्स दसम, मतलब उस समय का राजा था चार्ल्स दसम, ठीक ना। जैसे अभी जो है कि अभी अगर जैसे कि अभी मान चलते हैं 2025, ये क्या है 2025, अभी देखिए 2025 में जो है कि कुंभ मेला जो लगा है, वो बताइए किसके शासनकाल में लगा है। तो आप लोग बताइएगा ना कि इसमें मोदी योगी दोनों के शासनकाल में, कुछ भी बोल सकते हैं, मोदी जी और योगी जी दोनों को नाम बताएंगे। तो इसी में अभी जो है कि क्या पढ़ रहे हैं, जुलाई 1830 की क्रांति ना, वो भी फ्रांस में। इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का कार्य किया। यानी फ्रांस में जितने भी लोग थे ना, उसको जैसे कि राष्ट्रीयता मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना जगा, और इसने उसको दबा के रख दिया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी, एक तो ये था चार्ल्स दसम एकदम घटिया राजा, और ये बने वो क्या घटिया प्रतिक्रियावादी राजा प्रधानमंत्री, ये जो बनाया ना पॉलीग्रेक, मतलब ये पॉलीग्रेक घटिया जो प्रधानमंत्री बनाया,
को प्रधानमंत्री बनाया गया। और प्रधानमंत्री पॉलीग्रेक की भी भ्रष्टाचारी था। ये जो पॉलीग्रेक बना, ये प्रधानमंत्री जो है कि ये भी भ्रष्टाचारी ही निकला। एक तो 410 भ्रष्टाचार, दूसरा पॉलीग्रेक भी क्या हुआ, निरंकुशवादी निकल गया, जिसका विरोध वहां के उदारवादी लोगों ने जमकर किया। तो इसे ही कहते हैं जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति पर विवरण दे। हम इसका उत्तर देंगे, फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। ठीक है ना, संक्रमित हो जाता है। इस क्रांति में 410 एक स्वेच्छाचारी निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनपी राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पॉलीग्रेक भ्रष्टाचारी था, जिसका विरोध वहां की उदारवादी लोगों ने जमकर किया। ठीक ना, तो इसका उत्तर बहुत ही छोटा हम दिए हैं। ठीक ना, इतनों को लिखेंगे ना, आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे 6 नंबर देखते हैं प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, 5 नंबर तो बता दिया आपको 1830 की क्रांति। अब चलते हैं हम कौन, 1848 ईस्वी की क्रांति। ठीक ना, 1848 ईस्वी की क्रांति। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो इसका जो कारण है हम इस उत्तर के मदद से जानेंगे। देखिए है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई फिलिप था, हो गया। 1848 का जो क्रांति हुआ था वहाँ का राजा कौन था, लुई फिलिप। कौन था राजा, लुई फिलिप। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई फिलिप। ठीक ना, वह बहुत घमंडी और स्वार्थी राजा था। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता था, दूसरे के बारे में कुछ लेना देना नहीं समझता था। और ये भी जो है ना क्या क्या हरामखोर, 1840 ईस्वी में गीजो को, किसको, इसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा आप, वहाँ पर थोड़ा देर के लिए जो है कि 1830 में जाइएगा। वहाँ का जो राजा था कौन, 1830 की क्रांति के समय वहाँ का राजा था 410। ठीक है ना, कौन था राजा, 410। उसने बनाया था पॉलीग्रेक को प्रधानमंत्री। और 1848 ईस्वी की क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का जो राजा है लुई फिलिप है। ठीक ना, इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया है, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वो भी पूछ सकता है गीजो को प्रधानमंत्री लुई फिलिप ने कब बनाया, 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। और गीजो प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार ही था। लुई फिलिप अमीरों का ही सिर्फ मदद करता था, लेकिन गरीबों का कोई मदद ही नहीं करता। वहाँ का जो जनता था गरीबी और भूखमरी से लाचार था, उसके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। इसलिए वहाँ 1848 ईस्वी की क्रांति हुई और राजा का घोर विरोध होने लगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना, इसमें मेन पॉइंट देखिए, यह क्रांति कब है, 1848 ईस्वी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन था, यहाँ का राजा था लुई फिलिप। फ्रांस की क्रांति के समय 1848 ईस्वी की क्रांति के समय यहाँ का राजा था लुई फिलिप। ठीक ना, वह राजा जो है कि घमंडी और कैसा था, स्वार्थी राजा था। उसने जो गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया था, तो 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। और गीजो प्रधानमंत्री कैसा था, भ्रष्टाचारी था। और लुई फिलिप भी कैसा था, भ्रष्टाचारी था, निरंकुशवादी था, स्वार्थी था, घमंडी था। ये भी अमीर का ही सिर्फ मदद करता, गरीब का कोई मदद नहीं करता था। ठीक ना, और इस देश में फ्रांस में उस समय गरीबी भुखमरी से जनता लाचार होकर के वो क्रांति करने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने 1848 ईस्वी की क्रांति कर दी। ठीक ना, तो इसका उत्तर यही आपको देना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच लीजिए, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच लीजिए। ठीक ना, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लिए, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लिए ना।
और इसका भी खींचेंगे? ओ ठीक है, दिखाते हैं। चलिए इसका भी खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपका 100% दोनों में से कोनो एक गो आएगा, लेकिन आपको याद रख लेना है दोनों, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब। 4 नंबर का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का भी खींच लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट खींच करके और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। इसको भी खींच लीजिए आप लोग। इस सभी प्रश्नों को जो है कि आप लोग घोर करके पी लीजिए। घोर करके क्या करना है? पी लेना है, ताकि परीक्षा में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच लीजिए। चलिए खींच लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग प्रश्न की ओर जाते हैं। 6 नंबर तक तो हो गया था, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न तक तो हो गया था। अब आगे देखते हैं कितना, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है? गैरीबाल्डी के कार्यों का वर्णन करें। गैरीबाल्डी का कार्य यहाँ पर पूछा है, तो इसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। इसका कार्य का वर्णन करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो इसका जवाब देखिए क्या है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। यहाँ पर पेशा, यहाँ पर बहुत बच्चा बोलता है पेशा, वो पैसा नहीं होता है, रुपया पैसा, वो वाला नहीं है ये। पेशे, पेशा मतलब होता है धंधा। जैसे क्या कर रहा है वो, नाविक, नाव चलाता है, ठीक ना। और वह गांधी जी के तरह, यह जो है कि गांधी जी के तरह इटली के क्रांतिकारी महापुरुष था, मतलब बड़ा आदमी था। वह इटली का एकीकरण तथा स्वतंत्रता गणतंत्र देश बनाना चाहता था। और गैरीबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था। उसने अपनी कर्मचारी और स्वयंसेवक की सेना बनाई तथा सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर जो है ना आक्रमण करने की योजना तो बनाई, लेकिन जैसे काउंट काउट की मृत्यु हुई ना, वो जो काउंट काउट भी, उसी के वजह से इसने अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया और एक किसान बन करके जीवन जीने लगा। इस जोन से कितना त्याग किया। पहले तो इसने आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन एक किसान बन करके जीवन जीने लगा और अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। इस त्याग और बलिदान की भावना के कारण वह एक महान आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया, ठीक ना। आपको यही इसका जवाब देना है। आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न गैरीबाल्डी का जो है कि कार्यों का वर्णन करें, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो खींच लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न है हमारा जर्मनी, क्या है प्रश्न? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, वर्णन करें। मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है ना, उसमें पूछा है बिस्मार्क का क्या भूमिका है, उसने क्या रोल किया है। तो इसका जवाब देखिए क्या है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। पूछेगा, हाँ, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन सा नीति अपनाई? तो इसका जवाब देना है रक्त एवं लौह की नीति। रक्त मतलब खून बहा, कुछ भी हुआ। लोह मतलब लोहा, खून बहे या लोहा मानना पड़े, किसी प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हम करके रहेंगे, अपनाई। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, ठीक है ना। उसके बाद बिस्मार्क ने जनतंत्र का घोर विरोध किया। मतलब उसने जनतंत्र का घोर विरोध किया और राजा का समर्थन किया, ठीक है ना। और राजा का समर्थन किया। बिस्मार्क को संसद और संविधान से घृणा थी। उनका विश्वास था, उनको विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण एक अच्छा राजा ही कर सकता है। और उनका सोच था कि प्रसाद देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर जर्मनी का एकीकरण कर देंगे और ऑस्ट्रिया को जर्मनी समूह से बाहर कर देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के लिए बाधक थी।
10 मई, यहाँ से ये प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न है? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। पूछेगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी को संधि हुई, जिसके अनुसार संपूर्ण मतलब पूरा जर्मनी एक सूत्र में बंध गया। तो आपको इसका जवाब क्या देना? यही देना है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त हमलों की नीति अपनाई और बिस्मार्क ने जनतंत्र का घोर विरोध किया, राजा का समर्थन किया। बिस्मार्क को संसद, संविधान और लोकतंत्र से घृणा थी। उनका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण एक अच्छा राजा ही कर सकता है और उनका सोच था प्रसाद देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर जर्मनी का एकीकरण कर देंगे और ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर कर देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के लिए बाधक थी। और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके अनुसार संपूर्ण जर्मनी एक सूत्र में बंध गया। ठीक ना, आपको यही उत्तर देना है। आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए। आपको हम अलग से समय देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कितना नंबर? 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आ चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुआ? तो इसका जवाब सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी एवं इटली के साथ साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को लाने का प्रयास किया। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसका भी बहुत रोल है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में। इसने जानते हैं जर्मनी, इटली और जर्मनी के साथ साथ पूरा यूरोप जो है महादेश, उसमें राष्ट्रवाद की भावनाओं को लाने का प्रयास किया। वह सभी राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। कौन चाहता था? नेपोलियन बोनापार्ट चाहता था। उनका विचार मानव के हित में था। मतलब ये जो सोचता था, मानव के तरह ही सोचता था, मानव के हित के लिए सोचता था। उसने पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा को पहुंचाया तथा मनुष्य को जोड़ने का काम किया। इसने क्या किया? मनुष्य को जोड़ने का काम किया। मनुष्य को जोड़ने का काम किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने मनुष्य को जोड़ने का काम किया और राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। पूरा यूरोप में ये जो है कि पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाया तथा मनुष्य को जोड़ने का कार्य किया। यही इसका उत्तर देना आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक ना, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है क्या है? 10 नंबर जो प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? मतलब विलियम प्रथम के बिना जो है ना, जर्मनी का एकीकरण असंभव बिस्मार्क के लिए क्यों था? क्योंकि देखिए, बिस्मार्क जो है ना, इसको से मालूम नहीं था कि क्या करेंगे कि नहीं। इसके लिए विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया, विलियम प्रथम जो है कि जानता था ऑस्ट्रिया और फ्रांस। विलियम प्रथम क्या जानता था? विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। मतलब ये बात सिर्फ कौन जानता था? विलियम प्रथम ही जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जो है ना, जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसने क्या जानते हैं? जर्मनी के एकीकरण के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। किसको? बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। कौन? तो विलियम प्रथम जो है कि बिस्मार्क को अपना चांसलर बना लिया। और विलियम प्रथम जो है कि अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। ठीक ना, अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण क्या था? असंभव था। जर्मनी का एकीकरण हो ही नहीं सकता था। तो इसका उत्तर यही देना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
ठीक ना। खींच लिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर जो प्रश्न है क्या है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है,